यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश की इकाई का निर्धारण कैसे किया जाता है। आवेश की इकाई मतलब 1 यूनिट चार्ज होता क्या है, क्योंकि अभी तक की हमने पढ़ा था कि 1 कूलाम आवेश ऐसे ही लिख लेते थे, Q बराबर 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम। तो आखिर ये 1 कूलाम होता कितना है, इसके बारे में जब जानना चालू करेंगे कि 1 कूलाम कौन सी राशि कितना, जैसे हमने कहा 1 kg 1 किलो, तो आपके मन में आ जाता है 1 किलो इतना भारी होता है। चीनी 2 किलो हमने वजन किया, हाँ 2 किलो है। तो ऐसे 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम में कितने आवेश होते हैं, इन सबको अगर हम जानना चाहें तो अच्छा हमको एक बात समझ में आती है, क्यू बराबर क्या होता है Ne, और हमको पता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन पे हमको चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम कहते हैं कि हमको 1 कूलाम चाहिए, तो हम कह सकते हैं Q बराबर 1 कूलाम। अब इसमें कितने आवेश आएंगे, आवेश आने मतलब कि इस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पे जाएंगे। हम कहते हैं हमने दोनों को रगड़ा, इससे छटक छटक कर इस पे आवेश जाना चालू कर दिए, तो हम कहते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इससे निकलकर कितने इलेक्ट्रॉन इस पे चले आए, तो हम कहेंगे कि इस पर 1 कूलाम का आवेश आया है। तो हम अगर इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि उसको निकालने मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या आ जाए, और चूंकि n ही तो है इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए तो n बराबर क्या कर सकते थे Q/E, जिससे आप कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश कब आएगा और ये कितने इलेक्ट्रॉन जो इससे निकलकर इस पर जाएं, तो आपके 1 कूलाम का आवेश आ जाएगा। तो देखो आप तुरंत इसको देख के कह देंगे Q बराबर 1 रखना है, और E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻11। माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। इसको हम जब भी पॉइंट हटाते हैं 1 0 बढ़ा देंगे। अब उसके बाद दूसरा बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो प्लस 10⁻19 होगा, ऐसे लिख सकते थे 10 × 10⁻19। अच्छा इसको 1 0 इधर बढ़ा ले तो 19 था, एक पावर कम कर दें 18 कर दें। ये आपको समझ में आ ही रही होगा। 16 से डिवाइड करो, 16 96, फिर 4 बचेगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंचे 80। तो हमको क्या समझ में आता है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जाएं। 6.25 तो हमने ऐसे ही भी आप लगाएंगे, कहने का मतलब ये कि 625 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 14 और 2 16, इतने जीरो हम जब लगा देंगे आगे, इतने इलेक्ट्रॉन निकलकर जब किसी दूसरे पदार्थ पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण हुआ है। पढ़ नहीं पाएंगे आप कितने गए हैं, तो बात तो बेसिक है कि इतने जाना ही हम कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको 1 कूलाम की मात्रा पता चल गया कि 1 कूलाम होता कितना है। लेकिन इसके बाद हमने देखा था कि न्यूटन के नियम से कि जब कोई भी 2 कूलाम, हम इकाई का निर्धारण कर लेते थे कि मान लेते थे कि मान लीजिए 2 आवेश रखे हों, हम कहते थे 2 अगर समान आवेश रखे हों, कैसे आवेश रखे हों, समान आवेश, परस्पर हमने कह दिया कि इनकी बीच की दूरी कितनी है, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी ली जाती है, जो मिलाने वाली रेखा होती है उनकी बीच की दूरी लेते हैं। ठीक है, हमने कहा 2 आवेश क्यों और क्यों थे, इनके बीच की दूरी r थी, तो आप तुरंत कूलाम के नियम से इनके बीच कितना बल लगता है आप इसको बता सकते हैं कितना। तो आपने पढ़ रखा है 9 × 10⁹, या इसी को आप लोग लिखते हैं 1/4πε0 × ER, है ना, इंटू Q1 Q2, तो दोनों क्यों हैं तो हम क्यों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख ही देते हैं /r²। अच्छा आपने पढ़ा है कि जब रिलेटिव लेते हैं कि मीडियम वायु ही हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो हम यहाँ पे 1 ही रख देंगे, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान कितना r²। अब देखिए इसकी वैल्यू आपने पूरी निकाल ली थी, कितनी निकाली नहीं थी, अभी रखा गया था, हमने कहा था ये होता कितना है, तो 9 × 10⁹ मान लेते हैं, इंटू Q²/r²। ठीक है, अब हम अगर कह दें कि यहाँ पे ये Q और Q जो आपस में समान है, और इसको हमने 1 कूलाम परिभाषित कर लिया कि 1 कूलाम आवेश रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं 1 कूलाम,
तो हमने यहाँ पे 1 कूलाम रखा, तो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 1 का स्क्वायर वही होगा। और हमने कहा जो बीच की दूरी है वो भी 1 मीटर है। दोनों आवेश, जो बिंदु आवेश, जो दो कण रखे हुए हैं, हमने उनकी बीच की दूरी कितनी फिक्स कर दी, 1 मीटर। अब हम जब इसको काटते हैं तो हम 1 का स्क्वायर 1 वही आएगा, तो F बराबर कितना आ गया, 9 गुणे 10 की घात 9। और आपको पता है इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जब दो आवेश, बिंदु आवेश कैसे हों, इकाई आवेश, मतलब 1 कूलाम के दो आवेश वो कितनी मीटर की दूरी पे रखे हों, 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच कितना बल लगता है। तो आप कह सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल लगता है। अच्छा, अब न्यूटन आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपसे कोई कहते 1 न्यूटन बल कितना होता है, तो आपने बचपन में पढ़ रखा था F बराबर mg। हम कहते हैं यहाँ पे अगर कोई 100 ग्राम की वस्तु हो, अगर वो हमारे हाथ पे रख दी जाए, कितने ग्राम की वस्तु, ये मान लें अगर हमारा 100 ग्राम है, इस 100 ग्राम की वस्तु को हम अपने हाथ पे रखें तो वस्तु 100 ग्राम हो गई। फोर्स किधर लगाएगी, नीचे की ओर। आपको पता है नीचे हमेशा जी लगता है, तो F बराबर कितना लिखोगे, mg। तो 100 ग्राम गुणे नीचे का जी। अच्छा, ये 100 ग्राम वाला जी हम ना लिखकर हम ऐसे लिख लेते हैं। 100 ग्राम को आपको पता है MKS पद्धति में किलोग्राम में बदलोगे, तो 100 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो 0.1 kg होगा, इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। और इसको हम यूनिट हटा के ऐसे मल्टीप्लाई कराएं तो आपको पता है 10 से कराओगे 0.1 का तो कितना आ जाएगा, 1। और F का मात्रा कितना होता है, 1 न्यूटन। तो ये आसान सी चीज है कि 1 न्यूटन कितना हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, 100 ग्राम की एक वस्तु, कितने ग्राम की, 100 ग्राम की एक वस्तु हमारे हाथ पे ऐसे रखी हो तो हमारे हाथ पे नीचे की ओर कितना बल लगाएगी, तो आप तुरंत कह देंगे 1 न्यूटन की लगाएगी। अच्छा, कोई पूछे 1 जूल कार्य कितना होगा, हमको तो कार्य 1 जूल कितना होगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक लाइन बढ़ा दूं, कोई अभी नहीं लेकिन आपने पढ़ा था कि वर्क बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लंबवत के लिए कंडीशन है कोण 90 होना चाहिए दोनों क्रिया रेखाओं के बीच। तो F कितना, हमने कहा 1 न्यूटन। तो आपको पता है 1 न्यूटन, हमने एक वस्तु को रखा, ये हमारे रखी हुई, तो 1 न्यूटन का बल लगा दी, देखो 1 न्यूटन का। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, चलना भी कितना चाहिए, तो 1 न्यूटन, 1 मीटर, मतलब ये दूरी भी हमने कितना कर दिया, 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो यही आ गया 1 न्यूटन मीटर, या हम इसी को कहते हैं जूल। तो 1 जूल कार्य कितना हुआ कि 100 ग्राम की वस्तु को हम अपने हाथ पे रख के 1 मीटर ऐसे ऊपर उठा दें तो हम कहेंगे कि हमने 1 जूल का कार्य किया। तो 1 जूल कितना होता है, 1 न्यूटन कितना होता है, ये बेसिक सी चीज है और आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मन में नहीं आता 1 न्यूटन होता कितना है, 1 जूल कितना काम होता होगा, ऐसे मन में प्रश्न आते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, तो आपको समझ में आ गया कि 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए, जितने हम गिन नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये इतने न्यूटन बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच, तो यहाँ पे न्यूटन से आप परिचित हो चुके, 1 न्यूटन इतना होता, 100 ग्राम की वस्तु को हम 1 मीटर उठा लें। तो अब इसमें पावर 9, मतलब 9 गुणे 9 000 करके, मतलब कई लाख में करोड़ में चला जाएगा, मतलब इतना न्यूटन बल लग रहा होगा दोनों आवेशों के बीच। तो ये चीज तो आपको बेसिक एक जो है मन में तैयार हो रहा होगा कि हाँ इतना बल दोनों के बीच लग रहा होगा। रिपल्सन भी लग सकता, आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लगता है। अगर समान आवेश होंगे तो आकर्षण ही विपरीत आवेश होंगे, प्लस रखा हो माइनस रखा हो तो आकर्षण लग रहा होगा। जैसे अभी हम इसी को थोड़ा सा देखना चालू कर दें, हमने कहा मान लो 2 आवेश रखे हुए थे और ये कैसे लगता है, तो इसको देखो कैसे निर्धारण हुआ। हम अगर एक अज्यूम करें, कल्पना करें, इमेजिन करें कि 2 आवेश थे हमारे पास, जैसे हम द्रव्यमान वाले में करते थे कि एक को पहले बांध लेते थे। इसमें भी हमने कहा एक बिंदु आवेश को हम बिंदु आवेश मान लेते कि एक सिस्टम पे एक पॉइंट पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने आवेशों को फैलाया नहीं है, उनको आगे सीखेंगे। अभी हमने कहा एक आवेश क्यों यहाँ पे रखा हुआ है, स्थित है, जिसे पकड़ के रखे हुए छोड़ेगा नहीं। दूसरा आवेश क्यों ही रखा है, समान आवेश रखने, दूसरा क्यों इधर रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी r बराबर कितनी है, 1 मीटर है। और क्यों बराबर 1 कूलाम, क्यों बराबर 1 कूलाम, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। वो पता है आपको जब विपरीत आवेश हो गए तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण। इसका मतलब दोनों जो है एक दूसरे को चिपक जाएंगे। और हम इसको इधर ना जाने देने के लिए इसको यहाँ पे इस पे पट्टा लगा के, केवल कल्पना है ना कि हम इसको ऐसे इस पे पट्टा लगा के ऐसे यहाँ पे घिरनी लगा दिए हैं
और इससे बांधे हुए कि इसे सरक कर यहाँ नीचे ने वेट लटका दिया। वेट क्यों लटकाया है तो ये आप समझ सकते हैं कि ये दोनों में आकर्षण लग रहा है, इसको ये वाला खींच लेगा, इसलिए हमने इसको रोकने के लिए नीचे वेट लटकाया हुआ। वेट को हम बढ़ा रहे हैं तब भी खींच रहा है, हमने देखा और वेट बढ़ाया तब भी वो खींच रहा था। और एक ऐसा समय आया कि ये इसी पॉइंट, कितने पॉइंट पे, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो गया। और उस समय हम वेट जो लटका रहे थे नीचे की ओर, F बराबर mg आपको पता ना, वहां वेट देते जाएंगे 1 kg 2 kg 3 kg, वो देते गए और दे दे के हम कितना ले आए 10 की घात 9 न्यूटन। इतने न्यूटन, जैसे हमने कहा कि आपको 10 न्यूटन का बल लगाना, सीधी सी बात 10 न्यूटन का बल लगाना है, एक वस्तु को लटका दो 10 न्यूटन, 1 kg की वस्तु को लटका दो, नीचे 10 न्यूटन का लगा दो। देखो 10 न्यूटन बल लगाना है आपने, हमने कहा क्या कि 1 kg की वस्तु हो, देखो F बराबर mg से 1 kg की वस्तु, नीचे की ओर जी 10 हमेशा लगेगा ही। तो अब बताओ जब kg को करोगे 10 से कम 10 मतलब 10 न्यूटन का बल, तो इसका 10 न्यूटन नीचे खींचे तो 1 kg की वस्तु लटका, तो हम इस प्रकार वेट बढ़ाते गए, बहुत बड़ी राशि हुई। अब सोचो 10 ही न्यूटन का लगाने में हमने 1 kg की वस्तु लटका दी, तो अब यहाँ सोचो कितना बल लटकाना है। हम देखते हैं कि हम एक समान आवेश रखे, एक कूलाम की दूरी इतनी रखी, तो हम देखते हैं इनके बीच कितना बल लगता है, इतना लगता है, इतना लगने में हम कितना वेट लटकाए होंगे, 10 ही न्यूटन में 1 kg हो गया। तो यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, कल्पना करो, 9 1 2 3 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, केवल एक ही जीरो के लिए 1 kg की वस्तु, 2 जीरो के लिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो के लिए वैसे ना करना, तो कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। अभी 100 न्यूटन का लगाना हो तो कितना लगाओगे, F बराबर mg। तो हम कहेंगे मान लीजिए हमारे पास 10 kg की वस्तु थी, तो 10 नीचे लगा हुआ था 100, इसका मतलब 10 kg रखा तो 100, फिर 1000 रखा, फिर कितना रखा, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो हमको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि हमको बहुत वस्तु मतलब वेट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक इमेजिनेशन किया। और इससे हमको एक चीज समझ में आ गई, इसका मतलब कि एक कूलाम आवेशों को जब 1 मीटर पे रखे हो तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हो। तो इसका एक कूलाम बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा लटकाना पड़ रहा है। एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी राशि है, इसलिए हम इतनी बड़ी राशि को फिजिक्स में यूज कम करेंगे। हमको कितनी चाहिए, छोटी छोटी राशि, इसीलिए हम इतनी बड़ी राशि का यूज ना करके छोटी छोटी यूनिट में बनाते हैं और उनका नाम क्या रखते हैं, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम। जैसे हमने कहा एक माइक्रो का यूज पता है, माइनस लगा देते हैं, 10⁻⁻6 लगा दिया, कूलाम हो गया। एक पिको कूलाम तो 10 की घात -12 हो गया। एक नैनो कूलाम तो आपको पता 10 की घात -9 हो गया। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, नैनो पिको ना, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये छोटी छोटी कूलाम की राशियां हैं जो इनके पावर को कम या ज्यादा करके दिखाएंगे। तो 1 जूल कितना कार्य होता है, न्यूटन आपको समझ में आ गया होगा कितना बल लगाता है, और ये कितना लगाएगा, तो हमने इसकी इकाई का निर्धारण कर लिया। अब अगर हमको इसको शब्दों में लिखना पड़े तो हम कहेंगे कि एक कूलाम आवेश वह बल है, मैं लिख देता हूं कि जो 1 मीटर की दूरी, और चूंकि हम इसको ये मान लेते हैं ये निर्वात या वायु में लगभग एक ही होता है उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू, इसलिए हम इसको मान लेते हैं निर्वात या वायु के लिए, ठीक है। तो निर्वात या वायु में रखे हुए हैं, निर्वात या वायु में, तो निर्वात या वायु के लिए ER आपका 1 हो ही जाता है, जिसको हमने रिलेटिव रख दिया था वहां पे। अब हम कह देंगे कि 1 कूलाम के आवेश कितने, 1 कूलाम वह आवेश है, हमने निर्धारण किया कि 1 कूलाम वह आवेश है जो 1 कूलाम वह आवेश है जो 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात या वायु, क्योंकि निर्वात में ये रख रहे हैं, निर्वात या वायु में परस्पर ही रखे गए थे। कितने मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे आवेशित कणों, हमने कण का नाम क्या कहते हैं, आवेशित कणों, आवेशित कणों के बीच लटका कर हमने वेट का माप लिया कि वेट कितना लग रहा था। तो वेट कितना आया था, 9 × 10 की घात 9, कणों के बीच 9 × 10 की घात 9 न्यूटन का बल आरोपित हो, ठीक है, क्योंकि इतना ही बल लग रहा था तो हमने कह दिया कि इतने बल को लगाएं।
अगर अब ये विपरीत है तो आकर्षित करेंगे, समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो इतने बल या इतना बल उत्पन्न करता, ठीक है, या इतना बल आरोपित हो या उत्पन्न करे, या उत्पन्न करे। तो ये आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि ये भी आपने समझ भी लिया है। तो अब यहाँ से हमने कूलाम की छोटी छोटी परिभाषा भी पढ़ ली। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हमने भी फार्मूला बनाया था कूलाम का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एक चीज और समझ में आई कि जो बल है, हमने तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करी थी, और बल चूंकि हमारी सदिश राशि है और हम दिखाते हैं किसमें है उसको, परिमाण में, केवल अदिश में, क्योंकि हमने 11 में पढ़ा है सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए या दिखाने के लिए हमको उसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ता है, सदिश तीर लगाते हैं। तो हमने तो अभी ऐसा नहीं दिखाया। जैसे F बराबर हमने कहा, मैं इसको मिटा के लिख दूं, आसान है, आप समझ जाएंगे। हमने कहा कि जैसे F बराबर दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो हम कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और चूंकि वायु में है तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो रखते हैं। क्योंकि बल तो सदिश राशि है, हमने तो इसका अदिश निरूपण किया है, पर केवल अदिश का, इसका केवल हमने परिमाण की बात करी, तो इसको सदिश में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, अगली हेडिंग हमारी होगी कूलाम का निर्धारण सदिश में, ठीक है, कूलाम सूत्र सदिश रूप में, कूलाम सूत्र किसमें, सदिश रूप में, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में हमको इसको लिखना है, कूलाम रूप सूत्र किसमें लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। हम मान लें हमारे पास दोनों आवेश रखे हुए थे, प्लस क्यू, एक ये Q1 था, एक हमारा Q2 है, मैं यहाँ पे Q1 लिख देता हूँ, एक Q2 है, और ये एक दूसरे को चूंकि समान आवेश है तो रिपल ही करेंगे, प्लस और माइनस कोई मतलब नहीं, समान परिमाण ना, तो ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा, मैं इसी को लिख दूँ क्योंकि मिलाने वाली रेखा पे ही बल लगाएगा ये। तो अब ये मतलब Q1 किस पे बल लगा रहा होगा, Q2 पे, Q2 किस पे बल लगा रहा होगा, Q1 पे। अच्छा, जो इनकी दूरी है, दूरी को अगर हम सदिश रूप में दिखाएं तो विस्थापन दिखाता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, सदिश, तो इनका सदिश विस्थापन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं पहले से जो दूसरा आवेश है तो जिसकी ओर जाएगा, जिसकी ओर, हम कहते हैं ये दूरी कितनी हो गई, R21, किसकी तरफ जा रही है, दूसरे आवेश की ओर, किससे, पहले आवेश से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी तरफ जा रहा है, तो जिसकी तरफ जाएगा उसको पहले लिखेंगे, किसकी तरफ जा रहा है, दूसरे की तरफ, किससे, पहले से, तो R21, ये इसका सदिश निरूपण है। R क्या है, इनके बीच की दूरी है, 2 1 क्या दिखाती है, इनकी दिशाएं दिखाती है, 1 क्या कि पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ की दूरी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे से पहले की तरफ की दूरी दिखानी हो तो हम इधर के एरो से दिखाते, तब क्या होता, हम कहते दूरी तो वही है लेकिन परिमाण क्या होगा, तो हम कहेंगे कि किसकी तरफ जा रहे हैं, पहले की तरफ, और किससे जा रहे हैं, दूसरे से जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ जाते हैं उसको पहले लिखते, तो R1 हो गया, और फिर जिससे जा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, R12 हो गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हम इनकी दूरी की स्थिति को हम ऐसे दिखाएंगे। तो अभी तुम दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा बल लगाता है, बल को कैसे निर्धारित करेंगे, हमने कहा ये बल इस पर F1 लगाएगा और ये आवेश इस पर Q2 आवेश इस पर F2 लगाएगा। तो Q1 दूसरे पे कितना बल लगा रहा है, F2 लगा रहा है, हमने वेक्टर में दिखाया। तो ये F2 कितना होगा, तो हम कह सकते हैं, देखो पहला आवेश दूसरे पे बल लगाता है, तो जिस पर बल लगाएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। अब इस पर आते हैं, तो इस पे कौन सा आवेश लगाएगा, दूसरा Q2 लगाएगा, किस पर लगा रहा है, Q1 पे लगा रहा है, तो जिस पर लगाएगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इसका कहने मतलब 1, इसको अंग्रेजी में हम लोग लिख लें या हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। Q21 का मतलब Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, मतलब हम कहेंगे फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, ऐसे लिखा जाता है। अब हमने दूसरा लिख लिया 1 2 का मतलब
फोर्स ऑन Q1, मतलब हम कह सकते हैं कि Q2 के द्वारा लग रहा है, Q2 आवेश द्वारा, Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल, ठीक, पर आरोपित। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। इनकी स्थिति सदिश को हमने दिखा दिया, तो ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि सदिश निरूपण में आपको ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने और देखा था कि 11 में हम पढ़ते थे एकांक सदिश, जिनको हम यूनिट वेक्टर भी कहते थे। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? जैसे मैं कह देता हूं कि मैंने जो है 10 न्यूटन का बल किसी पे लगाया, तो हमने तो डायरेक्शन नहीं दी, तो हमने ऐसे कहा कि हमने बोर्ड पे 20 न्यूटन के बल से इस पे क्या दिया, जोड़ दिया, घुसा मारा, कितने न्यूटन के, 20। तो हम किधर दे रहे हैं, अंदर की ओर कि बाहर की ओर? तो आप कह सकते हैं इंटर, अंदर की ओर। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। या हम कहते हैं कि हम जो है 10 मीटर पूर्व की ओर गए, कितने की ओर? केवल अगर हम 10 मीटर की बात करते तो ये क्या है, इसका परिमाण है। लेकिन हमने जैसे ही कहा पूर्व की ओर गए, पूर्व की ओर, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, दिशा जोड़ दी। जैसे आप लोग ट्रेन में सफर करते रहते हैं, गाड़ी जा रही है, चूंकि आप वहां तो सदिश नहीं दिखाते, आपने कहा आपके गाड़ी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो सदिश राशि है। लेकिन जब किसी से आप बताते कि हमारी गाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो आप तो जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा बताते हैं, तब तो आपने दिशा तो नहीं बताई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर जा रही या पश्चिम की ओर जा रही, केवल 90 किलोमीटर प्रति घंटा बताया कि 90 की स्पीड है, तो आप केवल उसका परिमाण बताते, इतना उसका क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इतना है। लेकिन जैसे ही जोड़ा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, तब आपने क्या जोड़ दिया उसमें, उसके साथ दिशा भी जोड़ दी। जैसे ही दिशा जोड़ी तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हम जैसे इसमें दिशा का मल्टीप्लाई कराते हैं, दिशा को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। और सदिश राशि अगर ये है, मान लो ये सदिश राशि, कोई भी सदिश राशि ए है, और सदिश राशि के ऊपर हम तीर के द्वारा दिखाते हैं। और ये हटाने के लिए हम एक यहाँ पे एक आइडेंटिटी ले लेते कि मान लेते एक यूनिट वेक्टर आई कैप है, और वो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। जहां आई कैप क्या मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब एकांक सदिश। एकांक का मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी है, एक है, और एक को किसी भी संख्या में गुणा कराओ तो उसमें कोई मतलब नहीं होगा। तो 10 मीटर में 1 से कराएंगे 10 ही मीटर आएगा। लेकिन इसके साथ दिशा है, इसलिए ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। क्लास 11th में आप ये पढ़ चुके हैं, और ये पढ़ के आपने यहाँ पे फार्मूला भी बना लिया था कि वेक्टर सदिश। तो ये क्या है, आपको वेक्टर सदिश है। मैं इसको क्या लिख दूं, ये आपकी हो गई वेक्टर सदिश। तो इस वेक्टर सदिश में हमने ये क्या लिखा हुआ है इधर, परिमाण इनटू यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश, हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, और ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि एकांक सदिश कितना होगा, तो आप तुरंत एकांक सदिश निकाल सकते थे कि एकांक सदिश आपसे कोई पूछे, एकांक सदिश मतलब उसके ऊपर जो भी कैप लगाते हो, ये क्या होगा, हम किसी भी वेक्टर सदिश में उसके परिमाण से भाग देते हैं। क्योंकि अगर वैल्यू 90 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट की ओर, हमने क्या किया, नीचे 90 किलोमीटर से भाग कर दिया, पता चल गया एक ही वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों अगर कटेंगी तो उतनी आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं कि लाइट आने के बाद आगे की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा होगा, ठीक है। कारण रोकना पड़ा था कि एकांक सदिश आई बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि एक वेक्टर सदिश को परिमाण से उसके हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। अर्थात वेक्टर सदिश के बटे में क्या चला जाएगा, परिमाण, अर्थात उसके परिमाण से आप डिवाइड करा देंगे। और वेक्टर सदिश को अगर हम ए से दिखाते, ऐसे हमने कहा वेक्टर सदिश को ए से दिखाते, परिमाण को ए से करते, और इसको आई से, इसको किसे दिखा देते, आई कैप से, तो आपका कितना हो जाता, वेक्टर अपान उसका परिमाण इक्वल टू आई कैप। तो ये आसान सी चीज़ है, आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके यूज होते रहते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद इसके सदिश रूप में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ था, देखो इधर ही मैं लिख देता हूँ, इतने में पर्याप्त जगह है कि अगर पहला आवेश में जो है, पहला आवेश दूसरे पे कितना बल लगाता होगा, तो आपने देखा कि दूसरे पे बल कितना लगाएगा, F21 लगाएगा, जो इसका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है।
तो आप कहेंगे F21 कहने मतलब Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल 1/4 नॉट इंटू Q1 Q2, ये तो आप ऐसे ही लिखेंगे, अपान आर स्क्वायर। इसको आप किस में दिखाना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। आपने अभी पढ़ा है कि जो भी परिमाण है इस परिमाण में हम एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करा दें। किससे मल्टीप्लाई करा दें, एकांक सदिश से। तो एकांक सदिश कितनी हो जाएगी इसकी, तो हम तुरंत यहाँ से देख के हम कह सकते थे कि एकांक सदिश क्या होगा कि ये दूरी r21 दिखाता है, इस पे हम क्या करते हैं, इसके यूनिट वेक्टर को रख दें, बस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके यूनिट वेक्टर को रख दिया, ठीक, r21। जैसे ही इसको किया, अब ये किसमें क्वांटिटी हो गई है तुम्हारी, अभी तुरंत जैसे हमने यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, यूनिट वेक्टर वैल्यू 1 और इसकी राशि पे कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, तो तुरंत आप कह सकते हैं कि हाँ अब ये हमारा सदिश रूप हो गया। तो एक तो ये हो गया। अब ये आवेश इस पर कितना बल लगाता है, इसको भी अगर आपको सदिश रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे F12 1/4 नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें भी आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके यूनिट सदिश से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, आर कैप 1 इंटू क्या दिखाता है, इनकी डायरेक्शन को दिखाता है, यही तो है दिशाओं को, और दिशा जब दिखा रहा तो ये आप अदिश ना होकर कौन सा फॉर्म हो गया है, ये बल का सदिश रूप है। एक तो भी ये हुआ। अभी इसमें और भी हमको करने हैं कि कितने प्रकार से हम इनको सदिशों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाली लाइन मिटा देता हूँ। चीज़ें आसान हैं, बस कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी, बेसिक आपको इसका सही होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम अगली बार हम कहते हैं वेक्टर F21 को कैसे लिखें। जैसे हमने कहा, इस बार हम क्या करते हैं कि वेक्टर F21 1/4 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने देखा था कि अगर यूनिट वेक्टर से दिखाना हो, किससे दिखाना हो, यूनिट वेक्टर से, तो हमने क्या देखा था कि यह ए कैप है, तो हम क्या करते हैं उसके जो है परिमाण से मल्टीप्लाई करा दें, परिमाण से। तो हम इसको अगर माड के अंदर भी लिख दें तो ये इसके परिमाण को ही दिखाएगा, ठीक है। इंटू हमने क्या कर दिया, देखो जब भी हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं माड के अंदर ए लिख दिया तो वो ए किसको दिखाएगा, उसके परिमाण को, ठीक है, अगर माड के अंदर है। इंटू यहाँ पे हम कर दें ए कैप, ऐसे हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर हमारी क्वांटिटी कौन सी होती, आर होती, तो हम आर को कैसे लिखते, आर का माड कैप, ये इसका परिमाण हो गया, इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। इंटू क्या हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो परिमाण इंटू यूनिट वेक्टर, यही तो है। कोई भी वेक्टर सदिश को अगर दिखाना है तो हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि हाँ परिमाण और उसके यूनिट वेक्टर से हमको मल्टीप्लाई कराना होगा। किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, यूनिट वेक्टर से। अब अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, हम अगर इस वाले सदिश फॉर्म में देखें R12 R21 में, कि अगर R21 लिखा हुआ है, इसकी हम यूनिट वेक्टर यहाँ से देखें ये हमारा कितना होगा, तो हमको क्या समझ में आता है कि इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को इधर रखेंगे, वेक्टर r बट्टे उसका मॉड r, ये तो मल्टीप्लाई कराना है, उसके मॉड से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करा दें, मतलब क्या कर दें, वेक्टर r बटे मॉड में वेक्टर r। और मॉड में, चूंकि मॉड में वेक्टर r का मतलब ही होता है उसका परिमाण, दिशा गायब हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि वेक्टर r अपान r इक्वल टू उसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये R21 यूनिट वेक्टर को दिखाएगा तो ये मायने रखता नहीं, और ऊपर हम डायरेक्शन को लिख देंगे, नीचे लगाओगे तो ये इसके लिए मायने नहीं रखता। तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर R21 की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 अपान r। अर्थात जैसे ये वेक्टर R21 लिखा हुआ है, हम इस यूनिट वेक्टर इसके लिए हम क्या लिख देंगे, अगली लाइन ध्यान से देखिए, 1 अपान, यहीं पे मैं लिख देता हूँ मिटा के, लाइन है केवल थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जहाँ पे यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 अपान
यहाँ भी R21 दिशा दिखानी थी, लेकिन हम उसके केवल अदिश को दिखाना है तो हमने R से लिख दिया, और R को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे R³ लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, और ये भी वेक्टर फॉर्म को दिखाता है, इसलिए हमने भी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। तो ये तो वेक्टर F21 की बात हो गई। अगली बार हम वेक्टर F12 को भी अगर दिखाना चाहें, हम किसको दिखाना चाहें, वेक्टर 1 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R³ और किससे मल्टीप्लाई, वेक्टर R12। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 तो हो गए, एक हमने डायरेक्ट लिखा था, 5 हो गए, और 2 अभी इनके और रूप हैं, हम उनको भी दिखा देते हैं। कि मान लीजिए जब इनके बीच की दूरी R डायरेक्ट न दी गई हो, स्थिति सदिश दी गई हो किसी के सापेक्ष, और किसके सापेक्ष, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु के सापेक्ष मूल स्थिति से उनकी स्थिति सदिश दी गई हो। कैसे दी गई हो, तो मैं इसको मिटाता हूँ, हम लोग उनकी मूल सदिश, ये आपको आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन दोनों को मैं इधर ही लिख देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो जो फार्मूले आए हैं मैं इनको इधर लिखे दे रहा हूँ, और ये आपके लिए आसान है, आपको याद भी करना है, क्योंकि ये बिना याद के आपके काम चलने वाले नहीं। तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R³ इंटू वेक्टर R21, क्योंकि ये वाली की बात करें। ठीक, तो आपका तो एक ये हो गया। इसके बाद एक अगला वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R³ इंटू वेक्टर R12 ना। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम अगली राशि की बात करेंगे कि जब मान लीजिए आवेशों की स्थिति दे दी गई हो मूल बिंदु के सापेक्ष, ये हमने कहा ऐसे कि एक Q1 था और एक Q2 था, इनकी मूल ऐसे इनकी स्थिति, ये स्थिति सदिश ये R1 दी गई है, और इसकी स्थिति सदिश Q2 की कितनी है, R2। ठीक है, और ये स्थिति सदिश, ये डायरेक्शन ये दिखा रहा है, ये ऐसे, ये दूरी R, ये बीच की दूरी हमने R मान ली, ये हमने एज्यूम की, माना है, और ये ऐसे, ये इनकी दिशा, आपने अभी दिशा दिखाने का तरीका ही देखा था, तो ये R2 हो गई, ये R1 हो गई, ये ऐसे। और अब त्रिभुज का वेक्टर नियम आप लगाएंगे, तो आपने पढ़ा था कि इसका मतलब ये R1 R जो एक दिशा में होते हैं उनको जोड़ते हैं, तो वेक्टर ये R1 प्लस ये भी उसी डायरेक्शन में सीधे एक ही चक्र में चल रहा है इंटू R। फिर ये वाली आप राशि को देखेंगे तो ये इसके विपरीत है, ये ऐसे गया, ये इसके चक्र के उल्टा है, तो ये माइनस में, इक्वल टू टोटल 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो हम इसको उधर भेज सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से प्लस R देखें तो हम R कह सकते थे, ये उधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस में सॉरी इधर गया तो प्लस में, और ये प्लस में तो उधर जाएगा। तो हम R की जगह तुरंत लिख सकते थे, R की है क्या लिखा सकते हैं, इसका अलग जो हमको नहीं पता था उसको हम पता वाली क्वांटिटी में चेंज कर लिया था। वेक्टर इनकी स्थिति सदिश R को, ये R1 R2 क्या है, तो R1 R2 क्या स्थिति सदिश है, यहाँ से मूल बिंदु से, ठीक, स्थिति सदिश, ये क्या है, स्थिति सदिश। ठीक है, R1 स्थिति सदिश है, R2 भी उनकी स्थिति को कैसे दिखा रहा, सदिश रूप में दिखा रहा, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़े होंगे। तो इसके अलावा जहाँ पे R है उनको यहाँ पे हम R2 माइनस R1 का यूज करेंगे, और हमने अभी पढ़ लिया है कि R कैप कितना हो जाएगा, उसी की क्वांटिटी को उसके यूनिट वेक्टर से या उसके मॉड से हम लोग डिवाइड करा देते हैं, तो ये आता है। ध्यान से देखो यहाँ पे R इक्वल टू क्या है, R2 माइनस R1, कितना है, R2 माइनस R1 अपान R में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, हम यूज कर लेंगे। कौन कौन सी कंडीशन होगी, हमने कहा अच्छा मॉड में ही दिखाते थे R को, ये R दिखाना है, R को भी तो दिखाओगे, तो R2 माइनस R1, हमने कहा अगर इसको हम मॉड में लिख दें तो ये यूनिट वेक्टर को ही दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है, ये किसको दिखाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसे वेक्टर ये लिख लूँ, तो ये आपको चीज़ याद हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट वेक्टर R कितना हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान मॉड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये अदिश है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब केवल इसकी वैल्यू ही रखनी है आपको, कहाँ पे रखनी है, अभी देखो R³ है, तो R का मतलब अभी आपने देखा R की है, R2 माइनस R1 लिख लेंगे,
तो R2 माइनस R1 का हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। ठीक है, R2 माइनस R1 का क्यूब। देखो कैसे, जब हाँ इसमें R2 माइनस R1 करेंगे, इसमें R1 माइनस R2 कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं लिख लूँ, मैं इसको इधर लिखता हूँ। देखो हमें इधर ही मिटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये वाली आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये 6 फॉर्म पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसमें देखिएगा, हम पहला लिखते हैं वेक्टर F21 का लिख लेते हैं। वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R क्यूब। तो चूंकि 21 से बात हो रही है, इसका R21 की बात है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक, तो ये याद होना चाहिए। इसका क्या है, क्यूब है, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉड में लिखेंगे क्योंकि अदिश रूप दिखाना है। इसका क्या पावर लगा हुआ 3 इंटू वेक्टर R21, ऊपर वही लिखा हुआ वेक्टर R21। तो ये आपको कोई इसमें चुनना भी नहीं चाहिए। और वेक्टर R21 को क्योंकि ये पता नहीं, इसको हम पता वाली राशि में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R। ठीक है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर का R1, ये माड में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सदिश, और यहाँ पे नीचे परिमाण में ही दिखाना था। तो ये आपके लिए फार्मूला हो गया। अब अगर F12 को भी दिखाना है, देखिए ये थोड़ा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ों से बच नहीं सकते। अगर मतलब बेसिक तरीके समझना नहीं, बाकी आप उसको गैप कर सकते हैं। Q1 Q2 अपान R क्यूब, इसमें भी लिखेंगे। अब 1 2 की बात हो रही तो यहाँ R1 माइनस R2 लिखेंगे परिमाण के रूप में का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये आप चीज़ समझ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो आप इतने फॉर्म में लिखेंगे। ये कब का है, जब उसकी मूल पोजीशन के बीच की दूरी ना दी गई हो, कि स्थिति सदिश दी गई हो, तो हम लोग पता करके उसमें कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। अब ये आपका कूलाम का सदिश रूप हो चुका है और बेसिक तरीके से भी हुआ है। यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने उस दिन बताई भी थी आपको कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपने पढ़ ही लिया है, 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपने पढ़ रखी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे निकाला गया था तो आपको पता ही है, ये निकाल भी सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू 9/10⁻9 होती है। और ये एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो इधर बटे में चला आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू 9/10⁻9। और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो 8.85 आता है इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर है ना। ये यूनिट आपको फिर याद होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट निकालने का आपको तरीका तो आता है, निकाल भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको क्योंकि तरीका आता है तो आप उस हिसाब से निकाल भी लेंगे। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं, फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चार्ज कोई भी आवेश रखा हो तो वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र को बनाएगा। और हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र